हेलो गाइस, मैं आज आपको केमिस्ट्री की कुछ बोर्ड में आने वाले कुछ टॉपिक करा रहा हूँ। उसमें से रासायनिक बलगतिकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रासायनिक बलगतिकी में से जो अधिक इम्पोर्टेंट है वो मैं कराने वाला हूँ। तो रासायनिक बलगतिकी पहले समझ लेते हैं कि रासायनिक बलगतिकी क्या होता है। रासायनिक बलगतिकी यानी जिसमें अगर जैसे अभिक्रियाएं हमारी होती हैं, कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन अभी मान लो जैसे एथिल अल्कोहल का सुक्रोज का जलावतरण किया हमने तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है C12 C12 H12 O11 प्लस H2O एरो C6H12 O6 प्लस C6H12 O6। तो इसका रेट क्या है, अभिक्रिया का वेग क्या है, इसकी दर क्या है, या तीव्र अभिक्रिया है या मंद अभिक्रिया है, ये कैसे पता करें। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेगों के बारे में बताया जाता है उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत तो जैसे हम डेफिनेशन बोले तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेगों का अध्ययन किया जाता है उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग हमारा दो प्रकार का होता है। अभिक्रिया का वेग तो इसे रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारा दो प्रकार का होता है। दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं एंड मंद अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं तो हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत दो प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तीव्र अभिक्रियाएं तथा मंद अभिक्रियाएं। तीव्र अभिक्रियाएं जैसे नाम से पता चल रहा है तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, तीव्र यानी जल्दी, यानी तीव्र अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं, शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं, तो उन्हें हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। तीव्र अभिक्रियाओं में ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं। फास्ट रिएक्शन का मतलब तुरंत ही उत्पाद बन जाता है, इसमें पता भी नहीं चलता है कि कुछ ही सेकंडों में उत्पाद बन जाता है और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अभी जैसे उदासीनीकरण जितनी भी रिएक्शन होती हैं और अवक्षेपण रिएक्शन होती हैं उनमें हमें तीव्र अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। उन सबको हम क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। जिनका तो तीव्र अभिक्रियाओं में और कंडीशन क्या होती है हमारी तीव्र अभिक्रिया की। अब तीव्र अभिक्रिया की कंडीशन के लिए तीव्र अभिक्रियाएं जो होती हैं उनका वेग हम प्रयोगशाला में डिफाइन नहीं कर सकते, यानी प्रयोगशाला में हम बता नहीं सकते कि तीव्र अभिक्रियाओं का वेग कितना है कितना नहीं है, क्योंकि ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती हैं और इसमें हमें पता नहीं चल पाता कि कितना वेग है, इनको नापना संभव नहीं है। तो ये सब भी रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत आती हैं। तो तीव्र अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएँ जिनका वेग प्रयोगशाला में हम नहीं माप सकते हैं उन्हें हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। तो तीव्र अभिक्रिया में उदाहरण हो जाते हैं हमारे उदासीनीकरण, व अवक्षेपण। अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं उदासीनीकरण और अवक्षेपण जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो हमारी कैसी होंगी, तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं।
ये तो ज़्यादातर पेपर में तो आता नहीं है, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और जो एसिड और क्षार मिलकर जो लवण तथा जल बनाते हैं उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O, ये इतनी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है कि इसका वेग हम पता ही नहीं कर पाते प्रयोगशाला में, हाल तुरंत प्रोडक्ट बन जाता है, यानी ये हमारी फास्ट रिएक्शन होती है। और अवक्षेपण जितनी अभिक्रिया होती हैं वो भी हमारी तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। और मंद अभिक्रियाएँ, जैसे हमें नाम से पता चल रहा है मंद अभिक्रियाएँ। मंद अभिक्रियाएँ कौन सी होती हैं? वे अभिक्रियाएँ जिनका वेग हम प्रयोगशाला में माप सकते हैं, उन्हें हम मंद अभिक्रियाएँ कहते हैं। इनका वेग जो है, रेट है, हम प्रयोगशाला में आसानी से माप सकते हैं। तो मंद अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत वेगों का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रियाओं के वेगों का अध्ययन जब किया जाता है जिस विज्ञान के अंतर्गत, उसे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत दो अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तीव्र अभिक्रियाएँ तथा मंद अभिक्रियाएँ। तीव्र अभिक्रिया हमने पढ़ ली। तीव्र अभिक्रिया में क्या है कि वे अभिक्रियाएँ जिनका वेग हम प्रयोगशाला में नाप नहीं सकते हैं, उन्हें हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण तथा अवक्षेपण अभिक्रियाएँ क्या होती है? तीव्र अभिक्रिया होती हैं। तो तीव्र अभिक्रिया के एग्जाम्पल अगर तीव्र अभिक्रिया के बोलें, तीव्र अभिक्रिया को मैंने एग्जाम्पल लिखा दिया। अब हम एग्जाम्पल मंद अभिक्रियाओं की परिभाषा देखेंगे। मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन, तो स्लो, ये अभिक्रियाएं जो होती हैं, स्लो अभिक्रियाएं यानी मंद अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं बहुत ही धीमी गति से होती हैं। क्या होती हैं? ये नाम से पता चल रहा है कि ये अभिक्रियाएं बहुत ही धीमी गति से होती हैं और इनका वेग इतना धीमा होता है कि सालों लग जाती हैं, 1-2 साल भी लग जाते हैं, तो और हफ्ते लग जाते हैं, तब भी ये अभिक्रियाँ होती रहती हैं। इतनी ज़्यादा मंद अभिक्रियाँ होती हैं। तो वे अभिक्रियाँ जिनका वेग हम प्रयोगशाला में हम माप तो सकते हैं, लेकिन कोई कोई तो इतनी मंद अभिक्रिया होती है कि वो सालों लग जाते हैं उसके अंतर्गत होने में उसको, और कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, उन्हें हम मंद अभिक्रिया, तो ज़्यादातर उन्हें मंद अभिक्रिया भी कहेंगे। लेकिन रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत ना तो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन का हम अध्ययन कर सकते हैं और ना ज़्यादा मंद अभिक्रियाओं का, ये नॉर्मल वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो तीव्र अभिक्रिया, ज़्यादा तीव्र अभिक्रियाओं का हम ना वेग पता कर पाएंगे कितना है क्या नहीं है, तो इतनी फास्ट रिएक्शन का हम अध्ययन तो नहीं कर पाएंगे। और ना ज़्यादा मंद अभिक्रियाओं के जो बीच की होती हैं, ना ज़्यादा तीव्र ना ज़्यादा मंद, उनको हम इस चैप्टर में पढ़ना है। तो मंद अभिक्रियाँ होती हैं वे अभिक्रियाँ जिनका वेग हम प्रयोगशाला में माप सकते हैं, उन्हें हम मंद अभिक्रियाएँ कहते हैं। जैसे हमारा सुक्रोज है, यानी चीनी शक्कर, सुक्रोज को हम चीनी भी कहते हैं, शक्कर भी कहते हैं। अगर हम इसका जल अपघटन कर दें इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो हमें ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज मिलता है। तो ये हमारी स्लो रिएक्शन है। एग्जाम्पल में स्लो रिएक्शन में क्या है? जैसे सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज का जल अपघटन, ये हमारी स्लो रिएक्शन है। सुक्रोज का अगर जल अपघटन करेंगे तो सुक्रोज की हम जल से क्रिया कराएंगे। सुक्रोज का H2O11, इसका हम जल अपघटन कर देंगे, जल से क्रिया करा देंगे।
इनवर्टेज एंजाइम C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, और ये हमारा फ्रक्टोज होता है। संतुलन देख लो, परमाणुओं का संतुलन हो रहा है, यहाँ C12 है, C6 और 6 12, H22 और 24 हैं, 12 दूनी 24, और O हैं हमारे इधर 13, 12 और 1 11 और 1 12, 6 6 12। तो अब क्रिया हमारी संतुलित है। तो इसमें जब सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, चीनी का जल अपघटन जब करते हैं, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होती है। जैसे हम इसका जल अपघटन करते हैं तो ये कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है इस रिएक्शन को, फिर इस यहाँ ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज क्रिया हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में करते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये हमारा सुक्रोज का पूरी तरीक़ा से जल अपघटन होता है। ये बहुत ही मंद अपक्रिया होती है, मंद अपक्रिया का उदाहरण है ये, और कम से कम 7-8 दिन तो लग ही जाते हैं इसमें। तो अगर इसका आगे भी जल अपघटन, इसकी जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति हो जाती है, फिर इसका एथिल अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है ग्लूकोज का। C6H12O6 एरो जाइमेज, C2H5OH प्लस ट्वाइस CO2, ये हमारी रिएक्शन हो जाती है। तो ये हमारे मंद अपक्रिया है। और एग्जाम्पल देखो मंद अपक्रिया के। मंद अपक्रिया है जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर अगर जंग लगती है, आपने देखा होगा कि लोहे पर धीरे धीरे आराम से, जैसे नम वायु के संपर्क में जैसे लोहा आता है तो धीरे धीरे उस पर लाल रंग का एक पदार्थ जमने लगता है थोड़े हल्के में, तो उसे हम लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगना एक स्लो रिएक्शन है, बहुत ही धीमी गति से होती है, तो इसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। तो लोहे पर जंग लगना, तो लोहे का जंग लगना तो हमें जंग का सूत्र प्राप्त होता है, जंग Fe2O3। अब से संतुलित कर लो, ट्वाइस 3 6 हो गए, और ये 6 और Fe4 हो गए, तो यहाँ 4 लग गए। तो लोहे पर जंग लगना एक हमारी मंद अपक्रिया है। तो ये रासायनिक बलगतिकी आपको समझ में आ गया होगा। रासायनिक बलगतिकी में क्या है, 2 प्रकार की अपक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तीव्र अपक्रियाएं, मंद अपक्रियाएं। तीव्र अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं जिनका वेग हम प्रयोगशाला में नहीं नाप सकते, और मंद अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं जिनका वेग हम प्रयोगशाला में माप सकते हैं। तो वेग के बारे में हमें पता चला, तो ये एक शब्द निकल के आया वेग, यानी वेग है क्या, यानी रेट। अपक्रिया का रेट क्या है, इसे क्या कहते हैं, कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। वेग, अपक्रिया का वेग किसे कहते हैं। अभी बात की हमने कि अपक्रियाओं के वेगों का अध्ययन करते हैं, तो ये होता क्या है अपक्रिया का वेग। तो अपक्रिया का वेग, जैसे फिजिक्स में आपने परिभाषा पढ़ी होगी, वेग बराबर होता है यानी विस्थापन बटे समय। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर नहीं, अपक्रिया जब होती है हमारी, तो अपक्रिया में हमारा अवकारक से अवकारक और परस्पर क्रिया करते हैं और हमें उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद यानी हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो अपक्रिया, अवकारक और परस्पर जब क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो ये किस वेग से प्राप्त हो रहा है,
यानी परिवर्तन हो रहा है, यानी अवकारकों का उत्पाद में, तो किस समय में हो रहा है? तो अवकारक और उत्पाद को तथा समय के परिवर्तन को एकांक समय में हो रहा है, कितने समय में हो रहा है? तो ये होता है अवकारक या उत्पादक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन। इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा जितने समय में, उसे हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया का वेग कहेंगे। तो अभिक्रिया का वेग यानी वेलोसिटी v बराबर होता है अवकारक या उत्पादक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। यानी कितने समय में अवकारक अणु उत्पाद में परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसी को हम अभिक्रिया का वेग कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए हम इसे एकांक मान लेते हैं। तो एकांक समय में अवकारक या उत्पादक अणुओं की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एकांक समय में अवकारक या उत्पादक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो हमें अभिक्रिया का वेग पता चल गया, कैसे निकालते हैं? तो इसका सूत्र भी होता है अभिक्रिया का वेग बराबर होता है अवकारक या उत्पादक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन को हम dx से दिखाते हैं, dx या फिर डेल्टा x। x यहाँ सांद्रता है अवकारक या उत्पादक अणुओं की, और समय अंतराल को dt से। तो इसे हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इस सूत्र की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इम्पोर्टेंट है। तो अब बात आती है कि अभिक्रिया किस कोटि की है, कितनी अभिक्रिया की कोटि के टाइप क्या होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए हर वक्त पूछा जाता है, ये कई बार बोर्ड में आया है। यानी अभिक्रिया की अभिक्रिया के कोड से पहले हम अभिक्रिया की आणविकता की बात करेंगे। अभिक्रिया की आणविकता भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। अभिक्रिया की आणविकता तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? आणविकता का मतलब यानी अवकारक अणुओं की संख्या। आणविकता मतलब कितने अणु हैं, अवकारक अणुओं की कितनी संख्या भाग ले रही है, तब हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, तो उसे हम आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे कोई रिएक्शन है हमारी H2 + Cl2 एरो ट्वाइस HCl। अब ये रिएक्शन है, अब इसमें पूछा जाए कि इसकी आणविकता क्या है, तो आणविकता के लिए इसमें देखना है हमें अवकारक और तीर के इधर लेफ्ट वाली साइड में जो, तो अभिक्रिया हमने लिखी H2 + Cl2 एरो ट्वाइस HCl, तो इसकी आणविकता पूछे तो अभिक्रिया में जितने अणु हमारे अवकारक अणु होते हैं वो भाग लेते हैं, ये होते हैं हमारे अवकारक अणु, और तीर के राइट में जो होता है यानी तीर के शीर्ष की तरफ होते हैं वो हमारा प्रोडक्ट यानी उत्पाद होता है। तो अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने अणु होते हैं उन्हें हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अब इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अवकारक अणु देखो, अवकारक अणु इसमें क्या है, एक है, और इसमें एक H2 और एक Cl2 है। तो इसके अवकारक अणु कितने हैं, 2 भाग ले रहे हैं, यानी हाइड्रोजन भाग ले रहा है और क्लोरीन भाग ले रहा है। तो इसकी आणविकता हमारी क्या हो जाएगी कि आणविकता
इसकी हो जाएगी 2। तो हमारी परिभाषा निकल के आ जाएगी अवक्रिया की आणविकता की। अवक्रिया में भाग लेने वाले अवकारक अणुओं की संख्या को हम अवक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो अवक्रिया की आणविकता और रिएक्शन के लिए पता करते हैं कौन सी के लिए क्या है क्या नहीं है। तो जैसे मैंने अभी लिखाया एथिल एसीटेट के जल अपकरण में देखो CH3 COO C2H5 ये हमारा एथिल एसीटेट होता है। इसका आप जल अपकरण कर दें तुम्हारा एथिल अल्कोहल प्लस CH3 COOH एसिटिकम बन जाता है। तो इसकी आणविकता देखें तो इसकी आणविकता कितनी है 2 है। तो इसमें 2 अवकारक अणु भाग ले रहे हैं। एक है CH3 COO C2H5 एथिल एसीटेट कहते हैं इसे। और दूसरा जल। तो अवकारक अणुओं की संख्या इसमें कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी 2। तो सिंपल सी बात है, बोर्ड में भी पूछा जाता है कई बार कि अवक्रिया की आणविकता क्या होती है, परिभाषा क्या है। तो अवक्रिया में भाग लेने वाले अवकारक अणुओं की संख्या को हम अवक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे और रिएक्शन के लिए देख ले, अभी रिएक्शन ले लो HCl। तो और अब क्रियाओं के लिए अब हम देखते हैं जैसे HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2। इसके लिए हमारी आणविकता कितनी आएगी, अवकारक अणु कितने हैं 1 2। तो आणविकता इसकी अभी हमें अमोनिया का अगर विघटन कर दें तो ये N2 और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। तो अमोनिया करके देखते हैं NH3 एरो N2 प्लस H2। तो हम संतुलित कर लें N2 यहाँ N 2 हैं तो 2 लगा लो। H कितने हैं इधर, अब H का संतुलन बिगड़ गया यहाँ। तो यहाँ 6 हैं, इधर 2 ही हैं, तो इधर 3 से गुणा कर दो। तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, अब क्रिया में 1 अवकारक अणु भाग ले रहा है तो इसकी आणविकता 1 हो जाएगी। तो ये हमारा अवक्रिया की आणविकता समाप्त हुआ। ये हमारा बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।